नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी चर्चा के मोहताज किसी भी तरीके से नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से सांसद हैं, 8 बार के विधायक हैं। जननेता के नाम से जनता इन्हें संबोधित करती है और आज के इस कार्यक्रम में हम बृजमोहन जी से ही खास चर्चा करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी कुछ चर्चा और उनके राजनीतिक करियर से जुड़ी कुछ चर्चाएं। बिल्कुल समय व्यर्थ किए बिना मैं सीधे चलती हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND के इस खास कार्यक्रम में। सर, मैंने क्योंकि इस चर्चा में कहा है कि आपके जीवन से जुड़े हम चर्चा करेंगे, जिसमें मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या बचपन से ही आपने सोचा था कि राजनीतिक करियर चुनेंगे या एम कुछ और भी था? नहीं, बचपन में कभी नहीं सोचा कि राजनीतिक करियर चुनेंगे। ये तो एक इंसिडेंट हुआ कि 10वीं क्लास में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय एक शिक्षक ने बच्चों पे दबाव डाला कि आप ट्यूशन पढ़ें, नहीं तो आपको फेल कर देंगे। और वो बच्चों ने ट्यूशन नहीं पढ़ा तो उनको फेल कर दिया। और उस समय हमने पहली बार स्कूल में धरना दिया, तो उस दिन से जो हमारे संगी साथी हैं वो नेताजी बोलने लगे, और मुझे लगता है वो एक शुरुआत है। और उस समय से एक ऐसी इच्छा जागृत हुई कि जो भी जहाँ पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, गलत काम होता है, तो उसका विरोध करने की एक इच्छा शक्ति जागृत हुई और उसने मुझे राजनीति में लाया। सर, छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की और अब सांसद तक का सफर कैसे हो पाया ये सब? देखिए, फिर हम कॉलेज में पहुंचे। जब कॉलेज में पहुंचे तो उस समय विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते थे। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, फिर होता था कि कपड़े की सिलाई के रेट कम करो, फिर वहाँ पर आयुर्वेद को एलोपैथ के समकक्ष दर्जा दिया जाए, और छात्रों के जो कॉलेजों में कभी पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, कभी वहाँ पर खेल की सुविधाएं नहीं हैं, कभी वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल ओके नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते थे जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। फिर दुर्गा कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। फिर उस समय कांग्रेस के राज में एक ब्लैक लिस्ट जारी होती थी कि जो बीजेपी से जुड़े हुए या छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग जो सरकार का विरोध करते थे, उनको एडमिशन नहीं मिलता था। फिर मैंने जाकर भिलाई में कल्याण लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैंने वहाँ से लॉ की। तो धीरे धीरे फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए। उस ज़माने में 77 में जब इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के समय पर विद्याचरण शुक्ल यहाँ पर सबसे बड़े नेता होते थे। उन्होंने हम लोगों को बुलाकर स्टूडेंट लीडर्स को कहा कि इमरजेंसी का समर्थन करो। हम लोगों ने कह दिया हम समर्थन नहीं करेंगे। तो ये सब लगातार घटनाएं घटित होती रही, और फिर ये हुआ कि विद्यार्थी परिषद से मुझे क्योंकि विद्यार्थी परिषद में होने के कारण जो बीजेपी के नेता आते थे, संगठन मंत्री आते थे, उनके संपर्क में आए। फिर एक गोविंद सारंग जी यहाँ पर संगठन महामंत्री होते थे, उनकी ये फ़ोटो रखी हुई है, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा भी हो गया आप विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति, चलो बीजेपी में आ जाओ। फिर बीजेपी में आ गए। फिर बीजेपी में युवा मोर्चे का यहाँ पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन करवाया। फिर युवा मोर्चे के प्रदेश के मंत्री बन गए। फिर उसके बाद में 90 में जब यहाँ पर बहुत बड़े राइस किंग हुआ करते थे जो यहाँ के 2 बार के विधायक थे, तो उस समय बीजेपी ने मुझे कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है, और मैं चुनाव लड़ा और जीत गया। और उसके बाद से जीतता ही गया। लगातार 8 बार जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, 5 बार सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला, और अभी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सांसद बनना है। तो फिर सांसद में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया कि टॉप 10 में 90 नंबर पर वोटों की गिनती से जिताया। ऐसे ही विधानसभा चुनाव में, 8वें चुनाव में शायद मुझे लगता है कि विधानसभा से विधायी का चुनाव था,
जिसको छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से विधानसभा में जिताया। सर, छात्र राजनीति, 8 बार के विधायक, इसके बाद सीधे सांसद, आपको कभी लगा था कि यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, ये राजनीतिक करियर आपको यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करा देगा? देखिए, राजनीति में कहीं कोई स्थायित्व तो नहीं होता है। कोई सरकारी कर्मचारी बनता है तो उसको मालूम है 10 साल में उसका प्रमोशन होना है, वो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। परंतु राजनीति में तो अस्थिरता होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। उस ज़माने में जब हम राजनीति में आए तब तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, परंतु लगातार देश का वातावरण बदलता रहा और बीजेपी की जब हम राजनीति में आने के बाद पहली बार चुनाव लड़े तो पहली बार ही सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई और फिर उसमें उन्होंने राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा और राज्य मंत्री का दायित्व सौंपने के बाद में जो उस समय एक छात्र राजनीति या छात्रों की इमेज होती है, ऐसी इमेज थी। परंतु 3 सालों में इतना काम किया कि एक 90% चेंज आ गया कि लोगों को लगा कि नहीं, ये एक जनता की सेवा और काम करने वाले लोग हैं, तो उनका फिर साथ मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया, तो आज यहाँ पहुँचे। सर, विधायक, सांसद और मंत्री रहते हुए जनता के लिए पूरा काम कर दिया गया है आपकी तरफ से, अभी भी कुछ बाकी है, और बाकी है तो क्या है? जो ये मान लेगा कि पूरा काम हो गया है, ये मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है। और इसलिए संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अपेक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, आकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और लगातार पहले हम बोलते थे कि आईटी का युग आ गया है, फिर बोलने लगे डिजिटल का युग आ गया, अब एआई का युग आ गया है। तो अब धीरे धीरे जीवन में आदमी की आवश्यकताएं, डेवलपमेंट, उसके नए नए तरीके, ये हमेशा आते रहेंगे और अगर आप जनता के बीच में हैं तो उसके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। 2018 के बाद से भाजपा के वापसी की संभावनाएं आपको लगती थी कि कुछ संभावनाएं हैं कि बीजेपी वापस से कमबैक करेगी? निश्चित रूप से लगता था, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का काम किया और लगातार, क्योंकि मैं तो आज से नहीं, छात्र जीवन से पूरे छत्तीसगढ़ में घूमता रहा हूँ और इससे जनता की नब्ज समझ में आ जाती है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, लोगों में असुरक्षा की भावना, लोगों से अवैध वसूली, गांव के लोगों को लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ के पैसे को ये कांग्रेस की सेवा में लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर रहे हैं, विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। तो धीरे धीरे कर 3 साल बाद ये लगने लग गया था कि आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी वापस आएगी। सर, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो पहले के कांग्रेस और अभी के कांग्रेस में आप कितना अंतर समझ पा रहे हैं? दूसरी बात ये कि अभी भी अगर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं से तो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि आगामी समय में वो एक बार फिर कमबैक करेंगे। ऐसा है, दावा तो पहले भी करते थे। भूपेश बघेल जी तो कभी मानते ही नहीं थे, कांग्रेस पार्टी तो मानती ही नहीं थी कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कह दिया था, राष्ट्रीय नेतृत्व भी मानता था कि वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो खाली अभी तो बीजेपी की सरकार को, विष्णुदेव जी की सरकार को सिर्फ 8 महीने हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी जी की गारंटी को जिस तेजी से पूरा किया है कि मातृवंदन योजना का 1000 रुपये महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो गया, 21 क्विंटल धान 3100 रुपये की खरीदी शुरू हो गई, जो किसान मजदूर हैं उनके खाते में पैसा देने की तैयारी है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाने की तैयारी है, प्रधानमंत्री आवास जो 5 साल बंद हो गए थे वो फिर से शुरू हो गए। तो जो मेन लोगों की बेसिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को विष्णुदेव साई जी की सरकार पूरा कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस, चाहे उनके भाग से छींका टूटेगा ऐसा सोचते हैं, तो टूटने वाला नहीं है। बृजमोहन जी मंत्री रहते हुए ज्यादा काम कर पा रहे थे या फिर सांसद रहते हुए ज्यादा काम कर पा रहे हैं? मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि मैं जो भी जनता के काम करता हूँ उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो काम मैं जनता के लिए करता हूँ। इसलिए चाहे मैं विपक्ष में रहूँ, चाहे सत्ता पार्टी में रहूँ, क्योंकि मुझे 3 बार विपक्ष में भी रहने का अवसर मिला है और 5 बार मंत्री रहने का भी अवसर मिला है, अब सांसद बनने का अवसर है।
तो मैं मानता हूं कि अगर आप में ईमानदारी के साथ में आप जनता की सेवा करना चाहें तो काम करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, एक लंबा तजुर्बा आपको रहा है और 15 साल जब आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार जब उस 15 साल में थी, तो आप हर एक विभाग को बहुत ही अलग तरीके से देख सके हैं। बड़े विभाग आपके पास रहे हैं। अभी विभागों में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उन सारे कामों को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या उस काम सटीक तरीके से हो रहे हैं या और भी ज्यादा उसमें तेजी की आवश्यकता है? देखिए, अभी समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मोदी जी की गारंटियां हैं, पहली साल उनको पूरा करने का काम किया है। मुझे लगता है आगामी वित्तीय वर्ष से और तेजी से काम शुरू होंगे, डेवलपमेंट के काम शुरू होंगे। अभी तो हमारे सामने पहले विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, अभी नगरीय चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद में पंचायत चुनाव आ जाएंगे। तो वास्तविक रूप से जो काम हमारे यहाँ शुरू होंगे वो 2025 से ही शुरू होंगे और मुझे लगता है उस समय काम बहुत तेजी से होंगे, क्योंकि बीजेपी की 15 साल की सरकार ने काम करके दिखाया है। और हमारा जैसा हमने स्लोगन दिया है कि हम ही ने छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनाया है और हम ही संवारेंगे। सर, नया पैटर्न शुरू हुआ है अभी कि नए लोगों को सामने लाना, युवाओं को सामने लाना, तो आपको क्या लगता है कि जोश के साथ साथ क्या तजुर्बे की आवश्यकता नहीं पड़ती? देखिए, निश्चित रूप से आप जब तक आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय के लिए लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो फिर एक समय वैक्यूम हो जाएगा। उसलिए नए लोगों को और पुराने लोगों को दोनों के बीच में सामंजस्य कर और हम काम कर सकते हैं, पुराने लोगों के अनुभव के साथ में और नए लोगों के जोश, अगर दोनों मिलकर काम करता है तो और तेजी से विकास हो सकता है। आप लंबे समय से भाजपा में मंत्री के पद पर रहे हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको कितना सही मानते हैं? अगर बात करें हम आपकी, तो इतना लंबा अनुभव था और उम्मीद जनता कर रही थी कि कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा, सेंट्रल में आपको हम देख पाएंगे और सेंट्रल के कामकाज करते आप नजर आएंगे। हालांकि सांसद के तौर पर आप तो प्रदेश का मुद्दा उठा ही रहे हैं पार्लियामेंट पे, पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको दिया जाए, इसकी उम्मीद बहुत थी जनता। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जनता का प्रेम मेरे प्रति इतना ज़्यादा है कि मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद करती है। यही मेरा सौभाग्य है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करती है वो सोच समझ कर करती है और उस निर्णय का हमेशा मैं पालन करता रहा हूँ और आगे भी मैं पालन करूँगा। अगर मैं बात करूँ तो क्या आप लगातार खुद को संतुष्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कहकर? क्योंकि आपने जो एक समय देखा है उस समय में आपने भी ये सारी चीज़ें सोची होंगी कि इस मुकाम पर जाने के लिए शायद मैं लायक हूँ, और जब चीज़ें आई सामने तो एक सांसद के तौर पर आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन खुद में एक विश्वास होता है कि आप वहां जाने के ऑलरेडी काबिल हैं। देखिए, आपके मन की हमेशा नहीं होती है जी, और इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके मन की हो, और जब भी आपके मन की नहीं होती है तब भी आप उसे स्वीकार करिए, और जब आपके मन की होती है तब आप गुरूर में मत आइए, आप समभाव से काम करिए। और मैंने राजनीति में, लोगों की सेवा में पिछले 45 सालों से समभाव से काम किया है और उसी का परिणाम है कि जनता का प्रेम, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह वो लगातार मिलता रहा है। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि लोगों के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद के दम पर मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा, उनको पूरा कर। बृजमोहन अग्रवाल जी इतने बिजी शेड्यूल में अपना घर, परिवार और राजनीतिक चीजें कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, धीरे धीरे शुरुआत के दिनों में घर परिवार को तकलीफ होती है कि समय नहीं देते हो, बच्चों का जन्मदिन है उसमें आते नहीं हो, शादी की सालगिरह है उसमें आते नहीं हो, कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। परंतु धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। जैसे कई बार मैं शादियों में नहीं गया और अपनी श्रीमती जी के साथ में मंदिर गया तो वहाँ 4 लोग मिल जाएंगे, भैया आप शादी में नहीं आए हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो धीरे धीरे बच्चों को भी ये बात समझ में आती है कि जनता इतना प्रेम करती है तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और साथ देते हैं। आप अगर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं तो बिना घर परिवार के साथ के आप काम नहीं कर सकते। विधानसभा में बृजमोहन जी को अनेकों मुद्दे उठाते देखा है। इस बार क्या क्या मुद्दे आपने टेंटेटिव बना कर रखे हैं जो हम पार्लियामेंट में देख सकेंगे आपको उठाते हुए? देखिए, जो भी छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं, हमारा ये मानना है
कि छत्तीसगढ़ में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में अच्छी हेल्थ की सुविधाएं होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ क्योंकि 42% एरिया जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ पर रेलवे की लाइन नहीं है, तो रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था लोगों के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो नौजवान बाहर पढ़ने जाते हैं उनको यहीं पर पढ़ने की व्यवस्था मिले। छत्तीसगढ़ के लोग जो पलायन कर कर बाहर रोजगार के लिए जाते हैं उनको यहीं रोजगार मिले। इनको सबको लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। सर, कांग्रेस की मैं बात करूं तो अभी परिवर्तन यात्रा चला रही है कांग्रेस। उन्हें लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बदलाव हो जाएगा। अगर बात करूं तो सारे दिग्गज नेता जो हैं वो अलग अलग छोर पर एक यात्रा के जरिए बहुत सारा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि ये जो सरकार है वो सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके खिलाफ वो आंदोलन छेड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आप खुद ही कह रही हैं अलग अलग छोर पर। जब हर नेता अलग अलग छोर पर है तो एकजुटता नहीं है, तो कुछ भी करे उसका फायदा उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि अभी तो इस सरकार को बने हुए 8 महीने हुआ है। अभी तो लोकसभा चुनाव 3 महीने पहले गया है, आने वाले समय पर नगरीय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। उसके बाद जनता परीक्षा लेगी इस सरकार की कि क्या ये सरकार वास्तव में अच्छा काम कर रही है कि नहीं। परंतु मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि क्योंकि बीजेपी विकास के दम पर चुनाव जीतती है, बीजेपी विकासवादी पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश को एक नया आयाम मिला है, पूरे देश को एक नई पहचान मिली है, पूरे देश के आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई है, अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हुई है, आम गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, तो लोगों को लगता है कि अब मोदी जी की गारंटियां कुछ पूरी हो गई हैं, बाकी पूरी होंगी और डबल इंजन की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम करेगी और छत्तीसगढ़ को पूरी देश और दुनिया में एक पहचान दिलवाएगी। सर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पिछली दफा कांग्रेस सरकार में हमने देखा था कि किस तरीके से महापौर का पैटर्न चेंज हो गया था, क्या वो पैटर्न वापस से रहेगा या उसे एक बार फिर बदलेगा? अब इसके बारे में मुझे लगता है सरकार निर्णय करेगी। अभी तक जो मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस तो क्योंकि डरती थी इसलिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर कर अप्रत्यक्ष चुनाव उसने कन्वर्ट कर दिए थे, पर मुझे इस बात की उम्मीद है कि हमारी सरकार सीधा चुनाव करवाएगी, महापौर सीधा चुना जाएगा, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, ये सीधे चुने जाएंगे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। कांग्रेस ये भी कहती है कि उनके बीच कभी किसी तरीके की कोई अंतरकलह रही ही नहीं है। अच्छी बात है, नहीं रही तो क्या लगता है? भूपेश जी को दिल्ली में कौन सपोर्ट करता है, दीपक बैज जी को दिल्ली में कौन सपोर्ट करता है, चरणदास महंत जी को दिल्ली में कौन सपोर्ट करता है, हमारे टीएस सिंहदेव जी को दिल्ली में कौन सपोर्ट करता है। यहाँ तो अलग अलग 4 नेताओं की 4 कांग्रेस है और चारों में कंपटीशन है और इसीलिए वो डूबे और उन्होंने सिर्फ खुद नहीं डूबे, छत्तीसगढ़ को भी डुबो दिया। टीएस सिंहदेव जी एक बार फिर से पिक्चर में वापस आ रहे हैं, क्या लगता है, आप क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, नेचुरल है, पिक्चर में वापस नहीं हो तो पिक्चर में थे, जनता ने उनको पिक्चर से गायब कर दिया। अब फिर से वो उनका प्रयास है कि वो फिर से पिक्चर में आए, तो अच्छा है, उनका स्वागत है। बृजमोहन जी ने आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब तो पूरा प्रदेश आपको देखना है, क्या क्या प्लानिंग कर रखी है नई? देखिए, हमारी प्लानिंग है छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ के आम आदमी को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छी कनेक्टिविटी हो, यहाँ से एयर सर्विस अच्छी हो, यहाँ के एयरपोर्ट अच्छे हों, तो जितनी भी चीज़ें लोगों की आवश्यकताएं हैं हर वर्ग के लिए, कि एक आम आदमी से लेकर एक सबसे पीछे और सबसे नीचे रहने वाला जो व्यक्ति है कि उसको प्रधानमंत्री आवास मिले, गरीब को, महिला को गैस का कनेक्शन मिले, उनके घर में नल से पानी आए, तो इस प्रकार की जितनी योजनाएं हैं ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये हमारी कोशिश हो। संगठन को लेकर भी एक सवाल पूछूंगी मैं सर, कि संगठन के कार्य को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं,
किरण देव सिंह, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सरप्राइजिंग था उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और क्योंकि आपको तजुर्बा रहा है एक लंबा, अनुभव रहा है एक लंबा, तो ये मेरा अंतिम सवाल होगा कि संगठन के कार्यों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का संगठन सतत चलने वाला है, वो कोई मौसमी नहीं है कि बरसात में काम करेगा, गर्मी में नहीं करेगा, ठंड में करेगा। तो बीजेपी का सतत काम करने वाला 24/7 बीजेपी का काम करने वाला संगठन है। उसमें पदाधिकारी बदलते रहते हैं, परंतु काम कभी रुकता नहीं है। और इसलिए अभी भी संगठन का काम हमेशा अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल काम कभी रुकता नहीं है, संगठन का काम भी सतत चलता है। और जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने हमसे चर्चा की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब पूरे प्रदेश का जिम्मा उन्हें मिला है, ये जिम्मा वो बखूबी निभाएंगे। विधायक के पद पर या मंत्री के पद पर रहकर लगातार उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और अब पार्लियामेंट में भी छत्तीसगढ़ के मुद्दे जो हैं वो साफ तौर पर हमें गूंजते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका IND 24 के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।